हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल ब्रेन जेम्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि होने वाला है क्लास 8th का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, यानी वो शेप्स जिनके फोर साइड्स होते हैं। बट क्या हर फोर साइडेड फिगर आपका क्वाड्रिलेटरल होता है? क्या पड़ गए ना भैया कंफ्यूजन में? सो इन दिस वीडियो वी विल क्लियर ऑल द कंफ्यूजन from basic definition to types of quadrilateral like parallelogram, square, trapezium. So get ready with your notebook। और आज हम करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल का पोस्टमार्टम। ठीक है, चाहे पोस्टमार्टम कह लीजिए चाहे पोस्टमार्टम कह लीजिए, लेकिन आज हम लोग पूरे क्वाड्रिलेटरल को खत्म करेंगे और उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग इजी वे में आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं हमारी जो पहली डिफिनीशन होने वाली है इस चैप्टर में वो क्या है, हमारी कर्व्स। तो पहले हम लोग जानते हैं कि भैया कर्व्स क्या होते हैं सर जी। तो हमको पता है डिफिनीशन जो हमको दी गई है, अ प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट ट्रेसिंग एनी पार्ट ऑफ द फिगर इज कॉल्ड एन कर्व। तो सर जी इसको हिंदी में कैसे समझेंगे? तो भैया एक ऐसा प्लेन फिगर, ठीक है, प्लेन सरफेस पे आपका वो फिगर बनेगा। ठीक है, आप प्लेन सरफेस आपका कुछ भी हो सकता है, आपकी नोटबुक हो सकता है, आप जिस स्क्रीन में देख रहे हो ये भी आपका कैसा है, प्लेन फिगर है। और आपका बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, ये भी आपका कैसा फिगर होता है, प्लेन फिगर। तो हमारा एक प्लेन फिगर हो, ठीक है, प्लेन सरफेस हो, और उस पे हम लोग जब क्या करें, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे करके लोकेट कर दें और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते समय हम लोग अपनी पेंसिल को क्या ना करें, लिफ्ट ना करें, मतलब हम लोग अपनी पेंसिल बिना उठाए हुए इन सारे पॉइंट्स को क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। वही हमारा क्या बन जाता है, कर्व। आपको अपनी पेंसिल या पेन को उठाना नहीं है, आपको बस क्या करना है, एक बार आपने यहां से स्टार्ट किया और बिना पेंसिल पेन उठाए आपको ऐसे 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 जो भी आप ड्रॉ करते हो, जो भी फिगर, वो सारा किस में आ जाता है, कर्व्स में। तो जैसे मैंने भी ये आपको एक बिल्कुल रैंडम फिगर बना दिया है, बिल्कुल कर्व जैसा बना दिया है, ये भी आपका होता है एक तरह से कर्व, लेकिन बिना पेंसिल या पेन उठाए हुए। तो यहां पे हमने आपको एक डिफिनीशन भी बता दी बेसिक, कि अगर जो हमारे नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं उनको हम लोग ज्वाइन करते हुए चले जाएं विदाउट लिफ्टिंग अवर पेन और पेंसिल, सो वही हमारा जो फिगर हो जाता है वो हमारा फिगर कैसा लगता है, कर्व शेप। कैसा फिगर होता है, कर्व शेप टाइप का। अच्छा, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कर्व्स में क्या होता है। तो आपने इतना आप जान लिया है कि सर जी बिना पेंसिल उठाए हुए हम जो भी रैंडम चीज बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है। ठीक है सर जी। अब कर्व, अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कर्व्स कितने होते हैं। तो दो टाइप्स के कर्व्स होते हैं, एक होता है आपका ओपन कर्व और एक आपका होता है क्लोज कर्व। तो पहले हम लोग जानते हैं कि ओपन कर्व क्या होता है। तो अ कर्व विच डज नॉट कट इटसेल्फ इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। तो भैया ऐसा कर्व, ठीक है, आपने कर्व तो अब जान लिया कि हम क्या करेंगे, बिना पेंसिल उठाए जो भी ड्रॉ कर देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, रैंडम फिगर हमारा बन जाएगा कर्व। लेकिन अगर सर ओपन कर्व की बात करें, इसका मतलब क्या है, तो ओपन कर्व में जब आप कर्व बनाओगे तो वो अपने आप को क्या ना करें, कट ना करें, अपने ही लाइंस को क्या ना करें, अपने ही जो उनके पॉइंट्स हैं उनको क्या ना करें, कट ना करें। तो जैसे कि अगर देखिए हमने यहां पे ये बनाया फिगर आपका, और ये करते हुए हम ऐसे ऐसे कहीं भी ड्रॉ कर जाएं, बस हम दोबारा इस पॉइंट पे आके जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां पे हमको टच नहीं करना है। तो जो भी हमारा बनेगा ये हमारा कैसा फिगर होगा, ओपन कर्व। क्योंकि इसमें देखिए आप अगर देखना भी चाहे तो आप इसमें अंदर घुस भी सकते हैं। जैसे पहले एक गेम आता था ना कि आप उसमें अंदर घुस जाते थे, पिंग पोंग करके आता था, जो भी गेम है, नाम मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन इसमें क्या आप अंदर जा सकते हो। ठीक है, आपके पास रास्ता है अंदर जाने का, ठीक है, निकलने का रास्ता आपको नहीं पता होगा, भूल भुलैया रास्ता है, लेकिन अंदर जाने का रास्ता आपके पास है। तो जब आपके पास अंदर जाने का रास्ता हो जिस फिगर में, सिंपल सा आप याद रखो, कोई अगर आपको शेप दिया है और आपको आइडेंटिफाई करना हो कि ये ओपन कर्व है कि क्लोज, तो आपके पास अगर रास्ता है उस शेप में अंदर जाने का तो इसका मतलब वो कैसा होगा, ओपन होगा भैया, उसका गेट खुला हुआ है। और अगर आपके पास रास्ता नहीं है उस शेप में अंदर जाने का, इसका मतलब आपका कैसा कर्व हो जाएगा, क्लोज कर्व हो जाएगा। तो सर जी अब हमको समझ में क्लियर आ रहा होगा ना भैया। तो यहां पे सिंपल सा है कि जब आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट हमने जाना था कौन सा था हमारा, ये, ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट किया और यहां से हमने स्टार्ट करते हुए हम चले गए आगे तक बढ़ते हुए चले गए, और बस इसी पॉइंट को हम लोग दोबारा
टच ना करें, इसी पॉइंट के पास हमको दोबारा नहीं आना है, ठीक है, इसी पॉइंट के पास हमको दोबारा ज्वाइन नहीं होना है। और अगर हो जाते हैं तो फिर सर जी वो कैसा कर्व हो जाएगा, तो एक मिनट देख लो भैया। अगर मान लो आपने बोला कि सर जी अगर हो जाते हैं, तो देखो यहां तक हम लोग आ गए थे, अब इसी लाइन को हम लोग जहां से हमने स्टार्ट किया तो वहीं पे आके क्या कर दें, एंड कर दें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया था अपना पॉइंट वो लाइन को ड्रॉ करने का, कर्व को बनाने का, और उसी पॉइंट पे आप आके क्या हो गए, रुक भी गए, तो वो आपका कर्व कैसा हो जाए, क्लोज कर्व। ठीक है, तो क्या आपके पास यहां पे देखिएगा भैया लोग, क्या आपके पास यहां पे अंदर जाने का रास्ता है इस शेप में, नहीं है ना रास्ता, इसका मतलब ये आपका कैसा कर्व हो गया, क्लोज कर्व। तो जब हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट से चले और फिर से उसी पॉइंट पे आ जाएं, ठीक है, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो जाए हमारा, तो वो हमारा हो जाएगा क्लोज कर्व। और जहां पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट हो, वो हमारा बन जाएगा ओपन कर्व। और सिंपल वे में जिस शेप में अंदर जाने का आपको रास्ता मिल जाए वो आपका ओपन कर्व, और जिस शेप में आपको अंदर जाने का रास्ता ना मिले वो आपका क्लोज कर्व। ठीक है, तो बस यही आपकी डिफिनेशन हो गई, सिंपल वे में आपको पता चल गया होगा। तो अ कर्व विच कट इटसेल्फ इज कॉल्ड एन क्लोज कर्व। तो इस डिफिनेशन से अगर देखा जाए तो जैसे ये फिगर हमारा ये क्लोज कर्व का है, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर जाने का रास्ता आपको नहीं मिलेगा, इस शेप में अंदर जाने का रास्ता आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पे देखिए, जहां पे पॉइंट पे जिस पॉइंट से इसने स्टार्ट किया होगा और उसी पॉइंट पे आके इसने एंड कर दिया, तो इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो कैसा हो गया है, सेम। तो ये देखो, अगर इस लाइन को हम लोग आगे थोड़ा बढ़ा दें तो देखो यहां पे हो गया ना, ये देखो एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, अपने ही फिगर को ये क्या कर दिए, कट कर दिए। तो भैया जब इन्होंने अपने ही फिगर को कट कर दिया तो ये कैसा कर्व हो गया, क्लोज कर्व। तो देखिए डिफिनेशन में भी वही लिखा हुआ है, अ कर्व व्हिच कट इटसेल्फ इज कॉल्ड एन क्लोज कर्व। सो आई होप आपको अच्छे से ये डिफिनेशन आ गई होगी कर्व की। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सर जी सिंपल क्लोज फिगर क्या होता है, तो देखते हैं हम लोग सिंपल क्लोज फिगर के बारे में जानते हैं। तो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व is a continuous path drawn on a flat surface that return to its starting point without crossing itself। तो जैसे भी हम लोग ने क्लोज्ड कर्व के बारे में पढ़ा, सेम वैसे ही हमारा क्लोज फिगर भी होता है। जहां से हम लोग स्टार्ट करें जिस पॉइंट से, जैसे कि अगर मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, ये सारे फिगर हमारे कैसे हैं, सिंपल क्लोज फिगर के हैं। तो अगर मान लीजिए ये आपने स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से आपने रेक्टेंगल बनाना चालू किया और ऐसे गए और आपने ऐसे ही जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं पे आपने क्या कर दिया, एंड भी कर दिया। तो देखो भैया ये आपका कैसा बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये जो पॉइंट था, ये देखिए जहां से मैंने रेड पेन से पॉइंट आउट किया हुआ है, तो यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी था और यही हमारा क्या बन गया, एंडिंग पॉइंट भी। तो इसका मतलब भैया ये कैसा फिगर हो गया, सिंपल क्लोज फिगर बन गया आपका। ठीक है, तो जहां से आप स्टार्ट करो फिगर को बनाना और उसी पॉइंट पे आके आप क्या हो जाओ, एंड कर दो, आप वहां पे आके रुक जाओ, वही आपका बन जाएगा सिंपल क्लोज फिगर। लेकिन कट नहीं करने चाहिए, जैसे हम लोग ने ओपन क्लोज्ड कर्व के बारे में पढ़ा था कि ये अपने ही फिगर को क्या नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या रेक्टेंगल ने अपने फिगर को कट किया, नहीं किया ना, बस यहीं पे आके क्या हो गया, रुक गया, जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं पे आके ये रुक गया। सेम आपका सर्किल भी हो सकता है, तो सर्किल के बारे में तो हम लोग जानते हैं ये ऐसे बनता है हमारा सर्किल, और भैया ठीक है ऐसे आ जाता है। तो यहीं से स्टार्ट किया और यहीं से आके क्या कर दिया, एंड कर दिया। हमारा ट्रायंगल भी ऐसा ही होता है, देखो भैया ये जैसे पॉइंट है, यहां से इसने चालू किया बनाना ट्रायंगल और ये, और उसी पॉइंट पे आगे क्या हो गया, एंड हो गया। तो ये आपका बन जाएगा सिंपल क्लोज फिगर। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं पॉलीगन्स के बारे में। तो भैया पॉलीगन्स सर फिर क्या होता है, तो देखो अ सिंपल क्लोज फिगर, देखो फिगर कैसा होना चाहिए, सिंपल क्लोज फिगर होना चाहिए। ठीक है, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एन पॉलीगन। तो अभी देखो डिफरेंस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर सिंपल क्लोज फिगर में और पॉलीगन में डिफरेंस क्या है, तो सिंपल सा एक डिफरेंस है, जो कि ये है कि आपका जो यहां पे सिंपल क्लोज फिगर है, ये जरूरी नहीं है कि आपका लाइन सेगमेंट से मिलके बने, लेकिन आपका जो पॉलीगन होना चाहिए वो लाइन सेगमेंट की हेल्प से ही ड्रॉ होना चाहिए। मतलब कि उसमें लाइन सेगमेंट होना ही होना चाहिए, और अगर लाइन सेगमेंट नहीं होगा इसका मतलब वो फिगर आपका कैसा हो जाएगा, सिंपल क्लोज फिगर हो जाएगा। और अगर वो लाइन सेगमेंट से मिलके बना है तो सिंपल सा वो कैसा बन जाएगा, फिगर पॉलीगन बन जाएगा। तो आ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एन पॉलीगन। ठीक है, तो यहां पे जैसे हम लोग देख सकते हैं ट्रायंगल भी हमारा लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। ठीक है,
कितनी लाइन सेगमेंट्स होती हैं? अगर आपसे पूछा जाए ट्रायंगल में कितनी लाइन सेगमेंट्स, तो क्या बताओगे? 3 सर जी। तो यहां पे ये देखिए, एक ये लाइन सेगमेंट, सेकेंड लाइन सेगमेंट ये, और हमारी थर्ड लाइन सेगमेंट ये हो गई। इसी तरह हमारे और भी टाइप के पॉलीगन्स होते हैं। तो जहां पे 3 साइड उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? ट्रायंगल्स। जहां पे 4 साइड्स उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो आप बोल दोगे सर जी रेक्टेंगल। नहीं भैया, रेक्टेंगल और स्क्वायर भी तो इस तरह आपका हो जाएगा। इस तरह तो 4 साइडेड आपका रोम्बस भी हो जाएगा, इस तरह तो 4 साइडेड आपका पैरेललोग्राम भी हो जाएगा। तो फिर सर जी क्या कहते हैं? तब भैया उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पे ये देखिए, जब आपका 4 साइडेड फिगर अगर आ जाएगा तो वो आपका बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपका फिगर आ जाएगा जो बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वाड्रिलेटरल। अब यहां से हम लोग देखते हैं, ये भी हमारा पेंटागन हो जाएगा। तो आपने टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए, अब हमको अब समझाने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से पॉलीगन्स होते हैं। तो जब 3 साइड से मिलकर कोई अगर हमारा फिगर बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? किस टाइप का पॉलीगन? तो वो ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा 4 साइडेड से मिलकर बना है तो हमारा हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 5 साइड्स को क्या कहते हैं? आपको याद होगा, पेंटागन। ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम लोग? पेंटागन। और जहां पे हमारी 6 साइड्स होती है, तो देखो भैया 1 2 3 4 5 एंड 6, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन। और जहां पे हमारी 7 हो जाती है तो उसको फिर हम लोग क्या कहेंगे? हेप्टागन। तो ये हमारा 7 साइडेड फिगर हो जाएगा हेप्टागन। और 8 साइडेड के लिए हम लोग कौन सा नेमिंग देंगे? ऑक्टागन। तो सिंपल सा ऑक्टागन। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए सर, जो पॉलीगन है ये इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो देखिए, यहां पे जो पॉली का मतलब होगा, पॉली का मतलब क्या हो जाता है आपका? मैनी। ठीक है, आपका पॉली का मतलब हो जाएगा मैनी। और गन का मतलब आपका क्या हो सकता है? एंगल्स भी इसको हम लोग कह सकते हैं, और साइड्स भी। तो मतलब जहां पे मैनी एंगल्स और या मैनी साइड्स हो, वो जो फिगर हमारा होता है वो किस टाइप का फिगर होता है? पॉलीगन। बस उसमें एक आपका पॉइंट है जो होना ही होना है, वो हो आपका पॉइंट कौन सा है? कि वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। किनसे मिलकर बना होना चाहिए? लाइन सेगमेंट से। तो सिंपल सा पॉलीगन के बारे में भी आप जान लिए कि उसका मीनिंग क्या होता है? मैनी साइड्स, या उसको आप कह लो मैनी एंगल्स। ठीक है, और टाइप ऑफ पॉलीगन्स भी आपने पढ़ लिया। जहां पे 3 साइड्स ट्रायंगल, 4 साइड्स वाले पॉलीगन को हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटरल। 5 के लिए हम लोग उसको क्या नेमिंग देंगे? पेंटागन। पेन ना मतलब पेंटा 5, हेक्सा, हेक्सा माने 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8। ठीक है, अब इस तरह आपका नैनागन भी होता है, डेकागन भी होता है, और बहुत सारा आगे होता है, लेकिन आप अभी मस्ट इस चैप्टर में आपको क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानना है। तो भैया आप क्वाड्रिलेटरल को जान जाओ कि जहां पे 4 साइडेड होती है वही हमारा किस टाइप का फिगर होता है? क्वाड्रिलेटरल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉलीगन्स। तो अब टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स भी होते हैं। तो पहला एक होता है रेगुलर पॉलीगन। सर जी क्या होता है? तो भैया रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि जहां पे हमारे सारे एंगल्स, अ पॉलीगन इन विच ऑल द एंगल्स एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल, दे आर कॉल्ड एन रेगुलर पॉलीगन। फिर सुनिए, फिगर या फिर आप कह लीजिए अ पॉलीगन इन विच ऑल द एंगल्स एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल, दे आर कॉल्ड एन रेगुलर पॉलीगन। तो जहां पे जिस पॉलीगन में आपके सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे, वो किस टाइप का पॉलीगन बन जाएगा? आपका रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा। और फिर वही चीज इररेगुलर में क्या होगा? तो जो फिगर जिसमें जो पॉलीगन जिसमें आपके साइड्स और एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, वो आपके किस टाइप के फिगर हो जाएंगे? इररेगुलर पॉलीगन्स हो जाएंगे। तो यहां पे देखिए सर जी, ये इसका मतलब कैसे कैसे हम लोग पहचानेंगे कि इक्वल है कि नहीं? तो जैसे आपकी ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में आपकी ये तीनों साइड्स कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आप जानते हो कि जहां पे तीनों साइड्स कैसी होती हैं? सेम होती हैं। उनके जो तीनों एंगल्स भी होंगे वो भी कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो इसीलिए भैया ये हमारा जहां पे तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल हो जिस पॉलीगन में, वो हमारा कैसा टाइप का पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन। तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल हो जाएगा वो हमारा किस टाइप का पॉलीगन हो जाएगा? रेगुलर पॉलीगन। अब सर जी पढ़ते हैं इररेगुलर। तो देखो यहां पे ये वाली साइड के देखिए, ध्यान से देखिएगा, जहां पे मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ किया है, तो क्या ये साइड हमारी इक्वल है? देखिए ये हमारी बड़ी हो गई, ठीक है, ये वाली हमारी भी बड़ी है,
ये भी बड़ी हमारी साइड है, यहां से भी हमारी साइड बहुत बड़ी है, लेकिन जहां पे मैंने ये वाला पॉइंट बनाया है, एक मिनट, हाँ पिंक वाला, देखिए तो ये क्या, ये वाली जो साइड है क्या उतने इक्वल लेंथ की है जो जो बाकी साइड से लेंथ की है? नहीं ना, वहां पे ये छोटी साइड पड़ गई है, इसका मतलब ये हमारा कैसा हो गया, इर्रेगुलर पॉलीगन हो गया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कॉनकेव पॉलीगन। सर जी फिर क्या होता है? तो कॉनकेव पॉलीगन में क्या होगा, जब आपका एक एंगल, ठीक है, एक एंगल आपका 180 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। एनी वन ऑफ द एंगल ऑफ एन पॉलीगन विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री इट इज कॉल्ड एन कॉनकेव पॉलीगन। तो कोई भी एक एंगल जो कि आपका 180 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। फिर से सुनिए, a polygon in which one angle of a figure is must to be greater than 180 degree it is called an concave polygon। तो मतलब एक एंगल पॉलीगन का वो 180 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। अब बोलोगे सर जी पहचानेंगे कैसे सर जी कि वो 180 से ग्रेटर है कि नहीं है? तो देखो भैया, ये वाला अगर मान लीजिए ये आपका, ठीक है, फिगर है, तो इसमें ये देखिए ये क्या है, ये अंदर साइड को बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब ये 180 से क्या है, लेस है। फिर ये भी आपका 180 से लेस है, ये भी आपका 180 से लेस होगा, ये भी आपका होगा। लेकिन क्या भैया ये वाला जो है शेप, तो ये क्या 180 से आपका लेस बनेगा? नहीं बनेगा। अब पहचानेंगे कैसे? तो अब इसी पॉइंट पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, इसी पॉइंट पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लो और अब देखो क्या ये पूरा 180 डिग्री बना रहा है आपका? ठीक है, एक मिनट, तो देखो ये यहां तक 180 हो जाएगा और ये देखिए थोड़ा और बड़ा हो गया ये पूरा, ठीक है, तो ये 180 से क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है। तो जहां पे 180 से ग्रेटर हो जाएगा वो हमारा कैसा पॉलीगन हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन। और कॉन्वेक्स पॉलीगन फिर सर जी क्या होगा? तो ऐसा पॉलीगन जिसमें हर एंगल आपका 180 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो ये देखो ये भी आपका 180 से लेस, ये भी आपका 180 से लेस होगा, तो फिर सारे एंगल्स जो होने चाहिए वो 180 से लेस। तो देखो यहां पे सारी एंगल हमारे कैसे 180 डिग्री से लेस हैं। तो भैया ये हमारा जो पॉलीगन हो जाएगा इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन फिर से पढ़िए एक बार, सुनिए कि ऐसा फिगर, ऐसा पॉलीगन जिसमें एक एंगल आपका 180 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। कॉन्वेक्स पॉलीगन जिसमें आपके हर एक जो एंगल्स हो वो कैसे होने चाहिए, 180 डिग्री से लेस होने चाहिए, वही आपका बन जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब आई होप आपको ये 4 टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स समझ में आ गया होगा। रेगुलर जिसमें हर साइड्स और सारे एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। irregular, all the sides and all the angles are not equal. Concave polygon in which at least one angle should be greater than 180 degree, and convex polygon in which all the angles are less than 180 degree, they are called an convex polygon। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। भैया हम लोग के फॉर्मूले जो होते हैं पॉलीगन के वो कैसे होते हैं? तो देखो, फॉर अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड, मान लीजिए आपका कैसा पॉलीगन है, रेगुलर। अब ये रेगुलर में हम लोग ने पढ़ा है, रेगुलर का मतलब जिसमें हर साइड और सारे एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर वैसा टाइप का पॉलीगन है तो उसके जो एक्सटीरियर एंगल होंगे उनका जब हमको निकालना होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल अगर हमको निकालना होगा उनका, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको 360 से एन, और एन यहां पे क्या है, साइड्स, जितनी भी उस रेगुलर पॉलीगन्स की साइड होंगी उससे क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। तो जैसा मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं आपको पता होना चाहिए, 3 साइड। तो यहां पे 360 को 3 से डिवाइड करा देंगे और यहां पे जब आएगा काटने पे तो वो आ जाएगा 120 डिग्री। इसका मतलब जो आपका हर एक एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। तो यहां पे देख सकते हैं ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो ये यहां पे इसको आप थोड़ा और लाइन ड्रॉ कर दीजिए और ये जो बाहर वाला एंगल आपका बनेगा, ठीक है, पूरा यहां से ये देखिए ये आपका कैसा हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपके एक्सटीरियर एंगल होंगे ट्रायंगल के वो कितने डिग्री के होंगे, 120 डिग्री के होंगे, हर एक ट्रायंगल, हर एक एंगल। अब अगर उसके इंटीरियर एंगल्स निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आपको बस क्या कर देना है, 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। तो जो आपका एक्सटीरियर एंगल आया है 120 डिग्री, इसको क्या करा देना है, 180 से माइनस करा देना है। तो 180 माइनस 120 करा दो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। इसका मतलब भैया हम लोग जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल का सम कितना होता है, मतलब हर एंगल कितना इक्वल होता है, 60 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए यहां पे देखो ये भी 60, ये भी 60,
ठीक है। आई होप पेन नहीं चल रही होगी, आपको दिखना ही रहा होगा। तो यहाँ पे देख लो, ये 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री, और ये भी आपका 60 डिग्री, और यही हमारा बन जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग को जब अगर रेगुलर पॉलीगन दिया होगा और अगर हमको उसका एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो हमको क्या करना है, 360 से नंबर ऑफ साइड्स, जितने भी उस रेगुलर पॉलीगन की साइड्स होंगी उनको 360 से क्या करा देना है, डिवाइड, तो आपका एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा। और अगर आपको उनका इंटीरियर एंगल निकालना है तो हमको क्या कर देना है, जो एक्सटीरियर एंगल आया था उसको 180 से क्या करा देना है, माइनस करा देना है, और आपका निकल आएगा रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स। अब अगर हमको मान लो कॉन्वेक्स पॉलीगन दिया गया हो जिसकी एन साइड्स है मान लीजिए, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपका एक रेगुलर पॉलीगन, एक टाइप का पॉलीगन, तो उसके जो हर एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा कितने डिग्री होगा, सुन लीजिए ध्यान से, द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन पॉलीगन इज ऑलवेज बी इक्वल टू 360 डिग्री। कितने डिग्री, 360 डिग्री, मतलब हर एक पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का जब सम किया जाएगा तो उसका जो सम आएगा वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 360 डिग्री के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब यहां पे जो 4 राइट एंगल्स दिया है ये भी इसका मतलब भी भैया 360 है, कंफ्यूज मत जाना, बस यहां पे 4 इंटू राइट एंगल, तो राइट एंगल्स कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, मल्टीप्लाई करा दोगे तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो सेम वही बात हो गई, तो सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन पॉलीगन इज इक्वल टू बी 360 डिग्री। अब अगर उनके इंटीरियर एंगल्स निकालना हो तो सर जी आप बोलोगे मेरे यहां तो सर जी बुक में हमारे बुक में जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला दिया गया था वो दिया गया था n-2 इंटू 180 डिग्री, है ना, यही दिया गया होगा आपकी बुक में लिखा होगा, या तो हो सकता है चेंज भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर बुक्स में n-2 इंटू 180 डिग्री ही लिखा रहता है। तो हाँ भैया वही फॉर्मूला है, बस ध्यान से देखो, इसमें बस हमको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। तो यहां पे अगर, ठीक है, यहां पे 2n-4 अगर आपका दिया हुआ है, 2n-4 राइट एंगल, तो राइट एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो इस ब्रैकेट से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर जी यहां पे 4 का मतलब 2 इंटू 2, और यहां पे 2, तो एक 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। तो भैया एक 2 हम लोग ले लेंगे बाहर, तो जब आप कॉमन ले लोगे एक 2 को तो अंदर बचेगा, इस यहां पे n के साथ 2 निकल जाएगा तो सिर्फ n बचेगा, और एक 2 आपने बाहर ले लिया तो यहां कितना 2 बचेगा, एक 2 बचेगा, और इंटू 90 डिग्री दिया गया था। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में ये 90 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बना लेगा n-2 इंटू 90 इंटू 2 हो जाएगा 180 डिग्री। और क्या भैया वही सेम फॉर्मूला आपका आ गया जो आपकी बुक में दिया गया था, ठीक है, तो डेराइव हो गया, सेम वही फॉर्मूला था, बस इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है हमको। तो अब आपको पता हो गया होगा कि अगर हमको इंटीरियर एंगल्स निकालना है तो हमको क्या कर देना है, n-2 इंटू 180 डिग्री कर देना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं, चलिए एक कोई साइड ले ही लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप पेंटागन है, तो पेंटागन की हमको पता है साइड्स कितनी होती हैं, 5 साइड्स होती हैं, ठीक है, तो बस हमको क्या कर देना है, n की जगह पे यहां पे पुट करा देना है 5 इंटू 2 इंटू 180 डिग्री, तो हमको पेंटागन की इंटीरियर एंगल्स का सम पता चल जाएगा। अब 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3, और 3 इंटू 180 डिग्री, और यहां पे इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 540 के करीब, ठीक है, तो ये हो जाएगा 540 डिग्री। इसका मतलब जो आपका पेंटागन है उनके सारे इंटीरियर एंगल का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 540 डिग्री। तो आई होप आपको सारे फॉर्मूले भी अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे, रिकैप हो गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि हमारा आ गया है क्वाड्रिलेटरल। तो भैया जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या होता है। तो अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज पॉलीगन विद एग्जैक्टली 4 साइड्स, 4 vertices and 4 angle. These shapes are created by connecting 4 non-collinear points in a specific order. तो सिंपल सा है, आपका जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो साइड्स होते हैं वो कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स, हमने आगे पढ़ा था टाइप ऑफ पॉलीगन्स में, ठीक है। तो जहां पे 4 साइडेड होंगे, साइड्स होंगे, उस शेप को हम लोग कहते हैं रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वाड्रिलेटरल।
तो यहाँ पे 4 साइड्स हैं, ठीक है, और द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज इक्वल 360, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका जो सम आएगा वो हमेशा कितने डिग्री के इक्वल रहेगा, 360 डिग्री के इक्वल रहेगा। तो क्वाड्रिलेटरल सेम वही 4 साइडेड, 4 वर्टिसेस होंगे। अब देख लीजिए ये जो 4 वर्टिसेस होती हैं, वर्टिसेस माने आप जानते होंगे जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, जो फिगर्स के कॉर्नर पॉइंट होते हैं जहां पे हमारी लाइन सेगमेंट्स क्या करती हैं, ज्वाइन होती हैं, ठीक है, वहीं पे हमारा ये क्या बना लेता है, वर्टिसेस बना लेता है। तो ये हमारे जो वर्टिसेस होंगे, तो सिंपल सा आपको याद रखना है किसी भी शेप के जितने साइड्स होंगी उतने ही उसके क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस हो जाएंगे, उसके कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ये थर्ड वर्टिसेस हो जाएगा और ये आपका फोर्थ वर्टिसेस हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 एंगल्स होंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर 4 साइडेड है, 4 वर्टिसेस हैं, तो उसके एंगल्स भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। तो यहां पे ये देख लो भैया, ये एक सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल, तो ये हमारा बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के हर एक इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितने के इक्वल होगा, 360 के। ये अभी आपका आएगा क्वेश्चंस में, तो वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले की। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन एनी क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू 360। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे आपको 9th-10th में जब आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो आपको ये प्रॉपर्टीज वहां पे अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो अगर आप 8th में इन प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से रिकैप कर लोगे, इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से जान लोगे, तो आपको 9th-10th में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ज्योमेट्री में। और नहीं तो अगर आप ज्योमेट्री में नहीं जानते होगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानते हैं। तो देखते हैं हम लोग पहले, हमारा जो पहला टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा वो कौन सा होगा। तो हम लोग को दिया गया पैरेललोग्राम। तो हम लोग पैरेललोग्राम को देखते हैं। सो पैरेललोग्राम, अ क्वाड्रिलेटरल विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसके हर पेयर जो होते हैं अपोजिट साइड्स के, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो आप टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो भैया देखो यहाँ पे, जैसे कि ये हमारी अपोजिट साइड इसकी ये वाली हो जाएगी, तो ये देखो ये भी आपस में कैसी होंगी, पैरेलल। और यहाँ पे ये भी साइड जो हमारी होगी, इसको नाम भी दे सकते हो ए, बी और सी डी, ठीक है। तो एडी साइड हमारी बीसी के पैरेलल, क्योंकि ये इसके अपोजिट हो जाएगी एडी और बीसी, और हमारी एबी साइड डीसी के पैरेलल हो जाएगी। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, भैया इनकी और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखो पहली एक प्रॉपर्टीज होती है जो कि होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल तो होंगी ही होंगी, लेकिन उसके साथ इक्वल भी होंगी। तो अब अगर यहां पे देखें तो एडी, अब इक्वल का साइन लगा दो यहां पे, ठीक है। तो एडी आपकी इक्वल हो जाएगी बीसी के, और ए बी आपके इक्वल हो जाएगी डीसी के, ठीक है। तो मतलब ए बी इक्वल टू डीसी और ए डी इक्वल टू बीसी, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएंगी अपोजिट साइड्स इक्वल। फिर सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो भैया इनके जो एंगल्स भी होंगे अपोजिट वो भी इक्वल होंगे। तो भैया यहां पे आप उसको, एक मिनट, ये वाले एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो ये हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट होते हैं, ठीक है। हमारे कैसे होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं। तो सप्लीमेंट्री कहते हैं हम लोग उसको। तो यहां पे जो हमारे एडजेसेंट साइड, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 6th-7th में पढ़े हैं आप एडजेसेंट के बारे में, आपकी अगल बगल की चीजें, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग अगल बगल वाला कहते हैं। तो जो आपकी चीजें अगल बगल में रहती हैं वो आपके एडजेसेंट होती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अगर बी वाले एंगल के एडजेसेंट एंगल कौन सा है, एक ए है और दूसरा एंगल सी है। तो जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होगा, मान लीजिए अगर ए और बी को एक साथ लेंगे तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं। तो द सम ऑफ टू एंगल्स whose sum is equal to 180 डिग्री, they are called as supplementary angles, ठीक है। तो यहां पे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सेम ऐसे ही आपका एंगल बी भी आप ले लोगे, एंगल बी और प्लस सी वो भी आपका कितना हो जाएगा,
180 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में, जानते हैं अच्छे से कि जो डायगोनल होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे वन एंड अनदर। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अब आपकी हो जाएगी। तो डायगोनल क्या होता है पहले ये जानो। तो डायगोनल के बारे में हमने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ भी लीजिए अब यहीं पे। मान लीजिए इसको पॉइंट ले लेते हैं, क्या था आपका सी, ठीक है। तो यहां पे आपने डायगोनल के बारे में पढ़ा था, जब आपकी अपोजिट वर्टिसेस को एक लाइन सेगमेंट क्या करे, ज्वाइन करे। द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ द शेप्स दे आर कॉल्ड एन डायगोनल। आप समझिए वर्टिसेस के बारे में अभी आपने जाना, जो आपके कॉर्नर वाले पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, कोना जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो जो दो कोने को, है ना, दो कोनों को एक लाइन सेगमेंट क्या करे, ज्वाइन करे। और कोने कैसे होने चाहिए, अपोजिट में होने चाहिए। तो जो अपोजिट कोनों को लाइन सेगमेंट क्या करे, ज्वाइन करे, वही लाइन सेगमेंट आपका क्या बना देगी, डायगोनल बना देगी। तो अगर अपोजिट वर्टिसेस देखे तो बी वाला जो वर्टिसेस के अपोजिट में कौन सा है, डी वाला है। तो भैया जब ये एक लाइन ड्रॉ की जाए और वो दोनों ही वर्टिसेस को क्या कर दे, अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर दे, वही आपकी हो जाएगी डायगोनल। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका ए से सी तक भी चला जाएगा। ठीक है, ए वाला वर्टिस के अपोजिट वर्टिसेस है सी वाला, और ये भी एक लाइन से क्या हो जाएंगी, ज्वाइन हो जाएंगी। अब क्या होगा, तो हमने अभी प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा, डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर। तो इसका मतलब क्या है कि जो डायगोनल होंगी वो आपस में एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगी, बाइसेक्ट करेंगी, काटेंगी। तो इसका मतलब यहां पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इसको हम लोग लिख लेते ओ। ठीक है, ये ओ। तो इसका मतलब आपका हो गया ए ओ इक्वल टू, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है हमेशा बाइसेक्टर। ठीक है, तो ए ओ इक्वल टू ओ सी, और यहां पे आपका हो जाएगा बी ओ इक्वल टू ओ डी। और भैया यही आपकी मेन प्रॉपर्टी होती है बाइसेक्टर वाली। तो यहां पे आपके जो डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब एक नोट पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, जिसको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट माना है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे नोट पॉइंट आपके वन लाइनर वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, या फिर आप कह लीजिए एमसीक्यू में जरूर पूछे जाते हैं। तो अभी आप पहले रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, तब इस पॉइंट के बारे में, इस नोट पॉइंट के बारे में हम आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले फिगर में जब आप रेक्टेंगल पढ़ेंगे। तो चलिए पहले नेक्स्ट फिगर पढ़ते हैं हम लोग, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा रोम्बस। तो रोम्बस में क्या खूबियां होती हैं, ठीक है, इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो देखते हैं। अ पैरेललोग्राम विद साइड्स इक्वल लेंथ। ठीक है, तो आप पैरेललोग्राम जिनकी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल लेंथ में होती हैं, वही आपका क्या हो जाता है, रोम्बस। ठीक है, तो इसका मतलब ये मान लीजिए कलर चेंज करना पड़ेगा, ये ठीक है, साइड मान लो, इसको नेमिंग कर दो ए बी सी डी। तो यहां पे आपकी डी सी, ठीक है, बी सी, ए बी और ए डी, ये सब आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो यही हमारा हो जाता है रोम्बस। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, सिंपल सा भैया इन्होंने कह दिया है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा प्रॉपर्टीज के बारे में आपको कंफ्यूज आना नहीं है। जो प्रॉपर्टीज आपकी पैरेललोग्राम की होंगी, सारी सेम प्रॉपर्टी वही रोम्बस की भी होंगी। ठीक है, बस एक दो पॉइंट हैं जो आपके अलग होंगे। पहला पॉइंट, जैसे अभी हमने देखा कि पैरेललोग्राम की हर साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। लेकिन आपने अभी यहां पे पैरेललोग्राम के बारे में क्या पढ़ा था कि सिर्फ इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वही कैसी होंगी, इक्वल होंगी। यहां पे ये देखिए आपने क्या लिखा है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसलिए यहां पे रोम्बस पैरेललोग्राम से क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंस में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो यहां पे दूसरा जो डिफरेंस है वो आपका है कि यहां पे जब आपके पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे थे, तब जरूरी नहीं था कि वो कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे इसने कह दिया है रोम्बस में कि जो आपके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे वो कितने डिग्री पे करेंगे, 90 डिग्री पे करेंगे। तो इसका मतलब भैया ये AC और BD के जब डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करेंगे तो यहां पे कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। सारे ही
जगह पे क्या बनेगा 90 डिग्री। ये मान लीजिए पॉइंट ओ इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये भी आपका 90 हो जाएगा, ये भी आपका 90 हो जाएगा, ये भी आपका 90, और सेम ऐसे आपका ये भी 90 डिग्री बनाएगा आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। ठीक है, तो ये आपको दो डिफरेंस पॉइंट हैं जो रोम्बस ओ पैरेललोग्राम से डिफरेंट है। ठीक है, तो यहां पे आपका डायगोनल जो है वो आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डायगोनल बाइसेक्ट करेगा वो कितने डिग्री पे करेगा 90 डिग्री पे, और इसकी जो साइड्स होती हैं वो सारी कैसी होती हैं इक्वल होती हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है सुनिए, अब थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं नोट पॉइंट, कि ऑल द पैरेललोग्राम्स आर रोम्बस। ठीक है, क्योंकि जो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब किसमें पाई जाएंगी, आपके रोम्बस में पाई जाएंगी। ठीक है, इसलिए यहां पे देखिए लिखा भी है नोट पॉइंट, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। सारे ही प्रॉपर्टीज जो पैरेललोग्राम की हैं वो रोम्बस में है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल द रोम्बस में बी पैरेललोग्राम। तो जरूरी नहीं है कि सारे रोम्बस क्या होंगे पैरेललोग्राम, क्योंकि रोम्बस में दो पॉइंट्स हैं जो पैरेललोग्राम को से डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। पहला कि डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, और दूसरा कि सारी साइड्स कैसी होती हैं इक्वल होती हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, इस लाइन को सुनिएगा, कि ऑल द पैरेललोग्राम्स आर कॉल्ड बी रोम्बस बट इट नॉट नेसेसरी। ठीक है, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल द रोम्बस में बी पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये इसका मतलब सारे ही पैरेललोग्राम रोम्बस हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे ही रोम्बस क्या होंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये आपने जान लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रेक्टेंगल के बारे में। तो अब पैरेललोग्राम विथ और राइट एंगल, तो अब पैरेललोग्राम मतलब सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की रेक्टेंगल में भी होंगी, बस इसमें अब डिफरेंस क्या आ गया, तो देखो यहां पे जो हर एंगल होगा वो कैसा होगा 90 डिग्री। तो यहां पे हम लोग ने पैरेललोग्राम में पढ़ा था जो हर एंगल होगा वो कैसा होता है इक्वल होता है। ए देखो, ए एंगल सी के इक्वल था, एंगल बी एंगल डी के इक्वल था, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि वो 90 डिग्री होना चाहिए सारे एंगल। लेकिन यहां पे रेक्टेंगल में जरूरी है कि सारे एंगल इक्वल तो होंगे, लेकिन हर एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इसका मतलब सारे एंगल हमारे 90 डिग्री के होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, ईच ऑफ द एंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, वो हमने अभी देख लिया, राइट एंगल सॉरी ट्रायंगल लगा दिया हमने। फिर डायगोनल्स आर इक्वल, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो डायगोनल्स की लेंथ होगी वो भी कैसी होगी इक्वल होगी। तो भैया मेन चीज है कि यहां पर जो डायगोनल की लेंथ होगी वो इक्वल होनी चाहिए। अब देखो ये नोट पॉइंट हमने जो यहां पे लगाया हुआ है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। अब देखो क्यों, और यहां पे हमने क्या पढ़ाया था ये वाले नोट पॉइंट में कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल्स। क्यों, देखो पैरेललोग्राम की सारी ही जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसमें आ गई हैं रेक्टेंगल में, लेकिन रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज किसमें नहीं है आपके पैरेललोग्राम में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे दो डिफरेंस क्रिएट हो गए, दो पॉइंट के डिफरेंस क्रिएट हो गए। एक पॉइंट का डिफरेंस ये था कि आपका जो पैरेललोग्राम के एंगल्स होंगे वो इक्वल तो होंगे लेकिन 90 डिग्री बनाएंगे, लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं था। और यहां पे जो डायगोनल्स होंगे वो भी कैसी होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। इसीलिए यहां पर भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऑल द पैरेललोग्राम्स, ठीक है, आर नॉट कॉल्ड बी एन रेक्टेंगल बट ऑल द रेक्टेंगल्स आर कॉल्ड एन पैरेललोग्राम। तो मतलब सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल्स नहीं होंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम्स हमारे रेक्टेंगल्स नहीं कहे जाएंगे, लेकिन रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये भी हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट फिगर पे, जो कि हमारा होगा स्क्वायर। तो आर रेक्टेंगल विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो एक रेक्टेंगल भैया जो कि सारी साइड्स कैसी होंगी इक्वल होंगी। अब रेक्टेंगल हमने यहां पे क्यों लिया वर्ड, क्योंकि हमारे जो रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज होंगी वो सब इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर भी आपका क्या होगा, बस रेक्टेंगल की सारी नहीं, आपकी जैसे अपोजिट साइड्स वाली वो नहीं आएगी प्रॉपर्टी, तो यहां पे सारे ही साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, और रेक्टेंगल में क्या पढ़ा था कि रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स हैं सिर्फ वही इक्वल होंगी। तो यहां पे जैसे मान लीजिए ए बी सी डी है, तो यहां पे जो ए बी होगा अपोजिट साइड्स ही इक्वल होती है रेक्टेंगल में, तो ए बी आपका डीसी के इक्वल होगा, और यहां पे एडी आपका बीसी के इक्वल होगा। सारी साइड्स इक्वल नहीं होंगी, लेकिन स्क्वायर में सारी साइड्स कैसी होंगी इक्वल होंगी। ठीक है, फिर आपकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की इसमें लग जाएंगी। ठीक है, एंड रोम्बस एंड रेक्टेंगल, तो मतलब रोम्बस की
रेक्टेंगल की और पैरेललोग्राम की ही सारी प्रॉपर्टी लग जाएंगी, लेकिन रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, जो कि हमने आपको बता दिया है कि सारे साइड्स स्क्वायर के इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज आपकी पैरेललोग्राम की है, रोम्बस की है और रेक्टेंगल की, वो सारी किसमें लग जाएंगी, आपके स्क्वायर में लग जाएंगी। तो देखो यहाँ पे कहा गया है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, तो जितने भी स्क्वायर्स होंगे, नोट पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, इसका मतलब सारे स्क्वायर जो होंगे आपके वो क्या क्या कहलाए जा सकते हैं, रोम्बस कहे जा सकते हैं। ठीक है भैया। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रेपेजियम के बारे में। तो ट्रेपेजियम क्या होता है सर जी? तो अ क्वाड्रिलेटरल विद वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड एन ट्रेपेजियम। तो सिंपल सा है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली है, नहीं तो कंफ्यूज आ जाओगे। देखो ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम मत समझ लेना, ठीक है, ये किसी टाइप का पैरेललोग्राम नहीं है आपका ट्रेपेजियम, ये एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, जैसे हमारे स्क्वायर था और हमारा जो रेक्टेंगल रोम्बस था, ठीक है, ये सब एक टाइप के पैरेललोग्राम थे, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम थे ये सब। लेकिन जो आपका क्वाड्रिलेटरल है वो टाइप ऑफ पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में हम लोग ने पढ़ा है जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वन साइड ऑफ अपोजिट साइड जो होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होती हैं, वो सिर्फ पैरेलल होती हैं। ये जो सेकंड पेयर होता है वो पैरेलल नहीं होता है, इसीलिए डिफरेंस आ जाता है। इसलिए इसको हम लोग ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम नहीं कह सकते, ये टाइप ऑफ पैरेललोग्राम में नहीं आएगा। तो ट्रेपेजियम आपका क्या हो जाएगा, अ क्वाड्रिलेटरल विथ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, जहां पे सिर्फ एक पेयर होगी, वो जो एक पेयर होगा साइड का वही सिर्फ क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट है इसका, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, अभी ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट आएगा किसमें, मेंसुरेशन में। अभी आपका जो चैप्टर 7 होगा वहां पे आपको ये सारे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड और इनके फॉर्मुलेज आपको वहां पे बताए जाएंगे, और उस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां पे सॉल्व करने हैं। तो आगे हम लोग 7 चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, मेंसुरेशन में। अब इसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फिगर, जो कि है हमारा काइट। तो अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। तो इनका कहने का मतलब है जो ये भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, जहां पे जो दो पेयर होंगे कॉन्जिक्यूटिव साइड वो होंगे इक्वल। अब कॉन्जिक्यूटिव का है तो भैया जैसे हम लोग ने पढ़ा था ना, एक के बाद दूसरा आने वाला लगातार, ठीक है, कोई चीज आने वाली। तो जैसे कि अगर यहां पे पॉइंट दे दें ए बी सी डी, तो ये ए बी की कॉन्जिक्यूटिव साइड कौन सी हो सकती है, सी बी और ए डी, ठीक है, इसके बगल वाली। तो यहां पे जो ए बी होगा वो इक्वल हो जाएगा बीसी के, और इसी तरह जो एडी के कॉन्जिक्यूटिव साइड है वो आपकी बन जाएगी डीसी, तो ये इसके इक्वल होगा। तो ए बी इक्वल है बीसी के और एडी की कॉन्जिक्यूटिव साइड इक्वल होगी डीसी के, ठीक है, मतलब एडी की कॉन्जिक्यूटिव साइड इक्वल होगी डीसी के। तो इसमें कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल होती हैं। फिर प्रॉपर्टीज अगर पढ़ें तो द डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, तो सेम है जैसे हम लोग ने किसमें पढ़ा था, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हमने पढ़ा था रोम्बस में, ठीक है, जहां पे हमारे जो रोम्बस के साइड डायगोनल्स होते हैं वो कितने पे होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं ना। ये देखिए यहाँ पे पढ़ा है डायगोनल में, सेम वैसे यहाँ पर भी है, जो आपके डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री पे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, जो रोम्बस की प्रॉपर्टी थी। इफ एबीसीडी इज अ काइट देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड बट एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, मतलब सिर्फ इसमें एक पेयर होगा जो एक अपोजिट साइड इक्वल होगी। इसकी जो एक पेयर की अपोजिट साइड होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी। तो यही आपका बन जाएगा काइट। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम सर जी क्या होगा, तो अ ट्रेपेजियम इज सेड टू बी एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। बस एक डिफरेंस आ जाएगा कि इसकी क्या होंगी, नॉन पैरेलल साइड जो होंगी ये, ठीक है, ले लो ए ई सी डी नेमिंग कर दो। तो यहां पे एडी जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सीई के इक्वल हो जाएगा। तो जो नॉन पैरेलल साइड्स होंगी वो आपकी कैसी होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है, और यही आपका बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो जो ट्रेपेजियम हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो उसकी पैरेलल साइड्स होती हैं, एक ही पेयर क्या होता है, पैरेलल साइड होता है। लेकिन यहाँ पे आइसोसेलेस डिफरेंट क्यों हो गया ट्रेपेजियम से, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन पैरेलल साइड्स होंगी वो भी आप आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, इसलिए इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, और नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो
तो यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है, लेकिन ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं होती है। तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम और ट्रेपेजियम में। अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे तो पेपर में मार्क्स कट जाते हैं या तो आपके चले जाएंगे ना, क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया है, इन द गिवन फिगर एबीसीडी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो भैया पहले देख के हमको ये बताओ, क्या ये आपको पॉलीगन लग रहा है? 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, ठीक है, सारे मतलब जो बना है वो लाइन सेगमेंट से मिलकर ही बना है। तो सारे ही हमारे जो साइड्स हैं वो स्ट्रेट लाइंस हैं, और इनके बाहर जितने भी एंगल्स बने हैं ये सारे एक्सटीरियर एंगल हैं। ये देखो सारे आपके कैसे हैं? एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने पढ़ा था पॉलीगन में, जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल का किसी भी पॉलीगन का, उसका सम कितने के इक्वल होता है? बताओ बताओ जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। 360 डिग्री के इक्वल होता है। कितने के इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे हमारा जो एंगल दिया है वो लिख लो यहां पे, एंगल डी सी बी, फिर एंगल बी सी डी, एंगल सी डी ए, और एंगल आपका हो जाएगा डी ए बी। किसके इक्वल हो जाएगा? 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो डी सी बी कौन सा है? अच्छा आपको पता होगा, एंगल हमने 6th-7th में आपने पढ़ा भी होगा, जो बीच वाला होता है यही आपका, यहीं पे आपका एंगल बनता है। जो सी वाला पॉइंट है यहीं पे आपका क्या बनेगा? एंगल बनता है। तो ये एंगल सी वाला, तो सी वाला कितना, तो सी वाला एंगल आपका कितने डिग्री का दिया है? 70 डिग्री का। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 70 डिग्री। फिर आपका जो बी सी डी दिया है, ठीक है, एक मिनट, और 2 पॉइंट मैंने सेम ले लिए हैं यहां पे, इसको लिख लीजिए, एक मिनट, ठीक है, इसको लिख लीजिए ए बी सी लिख लीजिए। तो यहां पे बी वाला पॉइंट है बीच में, इसका मतलब जहां पे बी एंगल बन रहा होगा, तो बी वाला एंगल हमारा कितना है? 80 डिग्री है, प्लस सी डी ए, तो आपका आ जाएगा सी डी ए, ठीक है, ये वाला, ये, तो आपका ये आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका ये वाला जो x बनेगा, फिर आपका ये आ जाएगा डी ए बी, तो डी ए बी, तो इसका मतलब आपका 70 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। अब आपको बस ऐड करा लेना है, तो यहां पे 70 प्लस 70 140, और 140 प्लस 80 कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, 220 हो जाएगा ना, ठीक है, और प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और का हो भैया यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ज्यादा नहीं क्रिएटर, ओ यहाँ 360 लिखना था वही चीज ना, 180 लिख दिया, सॉरी सॉरी भैया गलती हो गई। 360 डिग्री और 360 डिग्री यहाँ पे लिखो। अब ये x के साथ प्लस में 220, ठीक है, आपका इधर आ जाएगा माइनस में, तो 360 माइनस 220, अब माइनस करा दो भैया इसमें, तो 360 और 220 माइनस कराओगे, 6 में से 2 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1, तो आपका आ जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, आपका आ जाएगा 140 डिग्री, और यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। इन द पैरेललोग्राम गिवन अलोंग साइड इफ एम क्यू, मतलब ये वाला जो एंगल है एंगल क्यू, इसको एंगल क्यू लिख लीजिए, वो आपको 110 डिग्री दिया है। फाइंड ऑल द अदर एंगल। पहले फिगर को देख के आप बताओ, फिगर को देख के भी ना बताओ, आपको तो क्वेश्चन में पहले से दिया गया है कि ये क्या है? पैरेललोग्राम है। तो हमने पैरेललोग्राम में एक चीज पढ़ी थी कि अपोजिट साइड्स कैसी, अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल क्यू अगर 110 डिग्री दिया है, तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है? एस, तो इसका मतलब एंगल एस भी कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है बाकी के एंगल्स पी और आर को। तो हमने पैरेललोग्राम में एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक मिनट दिखा देते हैं आपको। ठीक है,
कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यहां पे ये देखिए हमने बताया था ना, एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आ जाओ भैया फिर अपने क्वेश्चन पे दोबारा। ठीक है, ये तो यहां पे इसका मतलब P वाला एंगल Q के क्या है, एडजेसेंट में है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180, सप्लीमेंट है क्योंकि एंगल P प्लस एंगल Q। अच्छा यहां पे लिख लेना इक्वल एंगल्स, ठीक है, इसका रीजन भी लिखोगे ब्रैकेट में जो कि होगा इक्वल एंगल्स। ठीक है, अब P प्लस क्यू आपका 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल, या सिर्फ ऐसे लिख दो एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब प्लस P प्लस क्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आपको Q की वैल्यू पता है 110, तो ये प्लस में है 110, इधर आ जाएगा आपका माइनस में। और भैया 180 में 110 माइनस कराओगे कितना आ जाएगा 170। इसका मतलब आपका P एंगल कितना आ गया 70 डिग्री, आपका P डिग्री आ गया 70 डिग्री। अब यहाँ पे हमको पता है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो एंगल P इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 70 डिग्री, तो आपका R भी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और यहाँ पे रीजन क्या लिख दोगे, इक्वल एंगल्स। ठीक है, और आई होप आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ quadrilateral आर 85 डिग्री एंड 115 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इक्वल एंगल। भैया कह रहा है कि आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल मान लो आपका है, ठीक है, और इसके दो एंगल जो है एडजेसेंट एंगल, ठीक है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, एडजेसेंट एंगल कहा है, तो पहले नेमिंग कर दो इनकी ए बी सी डी। अब एडजेसेंट एंगल मान लो आपके अगल बगल वाले जो कि हो सकते हैं एंगल ए और एंगल बी। तो एक का मेजरमेंट आपको दिया 85 डिग्री और सेकंड का मेजरमेंट आपको दिया है 115 डिग्री। अब आपको क्या करना है, दो एंगल्स आपको ये इक्वल भी हैं, इसका मतलब ये जो एंगल है डी और सी ये इक्वल भी हैं, तो इसको मान लो एक्स, दोनों को एक्स मान लो। तो हम लोग यहां लेट भी कर सकते हैं, लेट इक्वल एंगल्स बी एक्स। ठीक है, अब आपके इक्वल एंगल्स एक्स हैं, हमको सारे एंगल्स का मेजरमेंट निकालना है, इक्वल एंगल्स निकालना है। तो आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है भैया, अब आप सारे एंगल्स को ऐड कर लो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। ए आपका 85 डिग्री दिया है, बी आपका 115 डिग्री दिया है, सी आपका एक्स है तो एक्स लिख दो, डी भी आपका एक्स है और इक्वल टू 360 डिग्री। तो इनको ऐड करा लो, तो 1 5 और 8 5 5 5 10, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10 और 2 प्लस 1 प्लस 1 2, तो ये बना लेगा 200 डिग्री प्लस एक्स कितने एक्स हो जाएंगे 2x इक्वल टू 1, सॉरी बार बार 180 क्यों लिख रहा हूं 360। ठीक है, अब यहां पे हमको क्या करना है, ये 200 है ये आपका आ जाएगा माइनस में। ठीक है, रुक जाओ भैया पेन चेंज कर लेते हैं, तो 2x इक्वल टू 360 माइनस 200 डिग्री, और जब माइनस कराएंगे तो 160 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में x के साथ तो आ जाएगा आपका डिवाइड में, डिवाइड कराओगे तो आपका आ जाएगा 80 डिग्री। इसका मतलब x की वैल्यू आपके 80 डिग्री, तो जो आपके इक्वल एंगल्स होंगे वो कितने कितने डिग्री के होंगे 80 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:7:9, फाइंड द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब की बार हमको जो एंगल्स दिए गए हैं क्वाड्रिलेटरल के वो रेशियो में दिए गए हैं। ठीक है, तो मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है आपका
और इसके जो एंगल्स हैं आपके वो क्वाड्रिलेटरल्स में हैं। तो ए बी सी डी। तो हमने पढ़ा है जब भी हम लोग कोई चीज रेशियो में लिखते हैं तो उसके साथ एक हम लोग क्या लगाते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल लगाते हैं, जो कि हम लोग कुछ भी लेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको रेशियो में दिया गया है साइड्स सॉरी एंगल्स, लेकिन हमको एग्जैक्ट एंगल तो पता नहीं है, इसलिए हम लोग उसकी जगह पे क्या लगा देते हैं, एक कांस्टेंट वेरिएबल लगा देते हैं। तो यहां पे लेट कर लेंगे, लेट कांस्टेंट वेरिएबल्स, ठीक है। या तो लिख सकते हो सिंपल सा, लेट द एंगल्स बी एक्स, ठीक है। तो आपके जो एंगल्स हैं वो एक्स के फॉर्म में, तो रेशियो के फॉर्म में था, तो मान लो पहला ये 3 है तो 3x हो जाएगा, ये आपका सी 5x हो जाएगा, आपका बी एंगल 7x और ए आपका 9x, ठीक है। अब हमने पढ़ा भी है, क्या पढ़ा है कि जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 360। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स अ क्वाड्रिलेटरल आपका आ जाएगा 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा आपका 360 डिग्री। अब यहां पे एंगल ए हमको 9x है, एंगल बी हमको 7x दिया है, एंगल सी हमको 5x दिया है और एंगल डी हमको 3x दिया है। ऐड करा लो तो 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 5 आपका हो जाएगा 21, 21 प्लस 3 24x। अब 24 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा आपका डिवाइड में, तो 360 अपॉन 24, 2 मतलब 2, या तो 12 से काट दो सीधे, 12 टू द 24, 12 3 द 36, 2 मतलब 2, 2 मतलब 2, 2 5 द 10। तो आपको x की वैल्यू पता चल गई, कितना आ गया 15 डिग्री। बस आपको क्या करा देना, अब रेशियो में दिया है आपको, बस वहां पे पुट करा देना। तो यहां पे हम कर दे रहे हैं, आपको अच्छे से बता दे रहे हैं। तो जैसे आपको एंगल डी दिया है 3x, तो बस x की जगह पे 15 से मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि x की वैल्यू हमको पता है 15 है, तो हो जाएगा आपको 45 डिग्री। सेम ऐसे ही आपको एंगल ए दिया गया है 9x, तो 9x है, x की जगह पे 15 डिग्री पुट करा दो, मल्टीप्लाई करा दो आपका, तो आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई कराने पे 5 9 45, 9 1 9 और 135 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने दो एंगल निकाल दिया है, बाकी दो एंगल आप निकाल के हमको कमेंट सेक्शन में बताओगे, कुछ आप भी होमवर्क करो, ठीक है। बाकी दो एंगल्स आप हमको कमेंट सेक्शन में बताओगे भैया। अब आगे बढ़ जाते हैं। द रेशियो ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज एज 2:3 एंड इट्स पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पैरेललोग्राम अब की बार दिया गया है, अच्छे से बना तो फिगर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। अब यहां पे आपका जो एडजेसेंट साइड है उनका रेशियो बता दिया गया है, जो एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की उसको रेशियो में बताया गया है। तो एडजेसेंट हमारे क्या होता है, हमने बताया था अगल बगल। तो मान लीजिए ये ए बी वाली साइड, ठीक है, ये पूरा ए बी वाली साइड और ये ए डी वाली साइड, तो इसको हम लोग मान लेते हैं रेशियो में। अब रेशियो में है तो हमको फिर से लेट करना पड़ेगा कांस्टेंट वेरिएबल, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं लेट द साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है, तो क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं, तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया x। तो इसका मतलब आपका ए बी वाला हो जाएगा 2x रेशियो में और ए डी वाला आपका हो जाएगा 3x। अब हमने पैरेललोग्राम की डिफिनीशन पढ़ी है, सॉरी प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि जो उसकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो ए बी आपकी इक्वल हो जाएगी डी सी के, तो ये भी 2x हो जाएगा, और ए डी आपकी बी सी के इक्वल हो जाएगी, ये भी आपका क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो अब आपको चारों साइड्स पता चल गई हैं। हमको पेरीमीटर दिया गया है, तो हमको पता है जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर डिफिनीशन 6 7 में आपने पढ़ी होगी, द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द फिगर। तो जो टोटल लेंथ होती है सारी बाउंड्रीज की वो क्या होती है, पेरीमीटर होती है। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू आपको दिया गया है 60 सेंटीमीटर। तो जो टोटल साइड्स की लेंथ होती है, इसका मतलब ए बी
ठीक है ये, रुक जाओ भैया। तो यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इक्वल टू आपका आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। आपको ए बी दिया गया है कितना, 2x, बी सी आपको दिया गया है 3x, सी डी आपको दिया गया है 2x, ए डी आपको दिया गया है 3x इक्वल टू 60। ऐड करा लो सबको, तो यहां पे आपका हो जाएगा 10x। अब x मल्टीप्लाई में 10 के साथ इधर आ जाएगा, डिवाइड में 0 से 0 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब यहीं पे आपको पुट करा देना है, तो ए बी आपको 2x दिया है, तो x की जगह पे क्या पुट करा दोगे, ठीक है 6, तो 2 6 12 हो जाएगा। फिर इसी तरह आप बी सी भी निकाल लोगे, 3x दिया है, x की जगह पे क्या पुट करा दोगे 12, तो 12 3 36। फिर आपका इसी तरह डी सी भी आपका अपोजिट साइड है तो इक्वल हो जाएगा सेम, तो 12 ये भी हो जाएगा, और एडी भी सेम वही से 36 आ जाएगा। और जब इनको चेक करोगे कि क्या ये 60 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप सारी चारों साइड्स की लेंथ को क्या कर देना, ऐड करके देख लेना, तो आपका 60 के इक्वल आ रहा होगा। 3 इंटू 6, सॉरी 12, यहाँ पे 12 होगा, ठीक है, तो हो जाएगा 36। ठीक है, गलत तो नहीं हो रहा। अच्छा एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे x की जगह पे वही हम सोच रहे थे, यहाँ पे 12 नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 6 होगा ना, तो 6 3 18 आएगा भैया। यहाँ पर भी 6 होगा और यहाँ पर भी आ जाएगा 18। ठीक है, अब ये ऐड कराओगे तो ये आपके 60 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में बेटर तरीके से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो आपका पेरीमीटर है पैरेललोग्राम का वो आपको दिया गया है 150 सेंटीमीटर। वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन द अदर बाई 33 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहां पे आपको अब की बार फिर से पेरीमीटर दिया गया है पैरेललोग्राम का, जो कि दिया गया है 150 सेंटीमीटर। अब की बार क्या कह रहा है कि आपकी एक साइड जो है वो दूसरी वाली साइड से ग्रेटर है, कितने ज्यादा 33 सेंटीमीटर ग्रेटर है, कितने ज्यादा 33 सेंटीमीटर ग्रेटर है। तो अब हमको तो साइड्स पता नहीं है, तो लिख लेंगे लेट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बी एक्स। ठीक है, इनको भैया नाम नेमिंग कर दो इनकी, तो ये ए बी सी डी। तो भैया आपकी जो साइड्स हैं उनको हमने लेट कर लिया पैरेललोग्राम की एक्स। तो कह रहा वन साइड इज ग्रेटर देन द अदर, तो मान लो इसको लिख लो वन साइड इज इक्वल देन द अदर। ठीक है, x प्लस 33। ठीक है, तो यहां पे अगर मान लो x आप ए बी आपका x है, x साइड है, तो इसके जो क्या है दूसरी साइड है वो दूसरी कितनी ग्रेटर है, ये वाली। ठीक है, एडी वाली, तो ये कितनी ग्रेटर है आपकी 33, तो ये हो जाएगा x प्लस 33 डिग्री। ठीक है, तो वन साइड इज ग्रेटर देन द अदर बाई 33 सेंटीमीटर। तो ये अगर आपकी ए बी एक्स है तो दूसरी वाली 33 सेंटीमीटर ग्रेटर है, तो एडी आपकी कितनी हो जाएगी x प्लस 33। अब हमको फिर से पता है जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये x तो डीसी भी x, एडी आपका x प्लस 33, तो ये भी आपका बीसी भी x प्लस 33। तो फिर से सेम वही फॉर्मूला, ठीक है, पेरीमीटर वाला, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम आपको दिया गया है 150 सेंटीमीटर। तो आपकी साइड्स जो हो जाएंगी वो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपका ए बी कितना दिया गया एक्स, बी सी आपका कितना दिया गया है एक्स प्लस 33, सी डी आपका कितना दिया गया है एक्स, और ए डी आपको सेम फिर से वही एक्स प्लस 33 हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। अब आप ऐड करा लो तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 4x। ठीक है, 33 आपका हो जाएगा 66 और 150। अब यहीं पे कर लेते हैं, है ना, तो यहीं पे कर लो, थोड़ा सा ही बचा है।
तो ये आपका 66 प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, तो 150 माइनस 66 कर लो, तो आपका आ जाएगा 10 में से 6 गए 4, 9 में से 4 गए 6 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 4x और ये आ जाएगा 134, और x मल्टीप्लाई में 4 के साथ इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो हमको पता है 4 3 12। ठीक है, और ये 14 आ जाएगा। कुछ गलत हो गया क्या? देखते हैं भैया, एक मिनट। ग्रेटर बाय द फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज आ गए हैं, देखते हैं एक मिनट कुछ गलती हुई है क्या। ठीक है, बी सी एक्स प्लस 33, आपका सी डी एक्स हो जाएगा, ई डी आपका 4x 66, माइनस कराने में देखें 10 में से 6 जाएंगे 4, 14 में से आपका 6 जाएगा। अच्छा, माइनस में दिक्कत आई है, एक मिनट फिर से देखते हैं एक बार। 10 में से 6 जाएगा आपका 4, ठीक है, 14 में से 6 जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा 84, सॉरी 84 आएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका 84 आ जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा आपका डिवाइड में, तो 4 2 8, 4 1 4, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 21। तो आपको एक साइड पता चल गई, मतलब ये वाली जो साइड है ये 21 सेंटीमीटर, तो इसकी अपोजिट वाली ये भी 121 सेंटीमीटर। ठीक है, और AD आपको कितना दिया गया था, x प्लस 33, तो बस यहां पे x की जगह पे 21 ऐड करा दो 33 के साथ, तो आपका हो जाएगा 54, तो ये 54 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब आपकी जो एडी वाली है ये 54 सेंटीमीटर, तो सेम आपकी बीसी वाली साइड भी, ये भी कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर, और आपका सारी साइड्स आपको पता चल जाएंगी। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आ गया होगा। थोड़ी भी आपने कैलकुलेशन में दिक्कत की तो जैसे मेरे साथ हो गया ना, बिल्कुल वैसे ही आपके साथ भी हो सकता है। तो भैया अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल ध्यान से करो, अच्छे से करो, बिल्कुल ध्यान से करो, बिना कहीं पे डिस्टर्ब हुए। ठीक है, तभी आपका आराम से आंसर निकल आता है। सो आई होप आपको सारा ही सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपने आज पूरा क्वाड्रिलेटरल कवर किया, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, प्रॉपर्टीज जानी आपने, कर्व्स के बारे में आपने जाना, पॉलीगन्स जो कि आपके चैप्टर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये शायद प्रीवियस क्लासेस में बता दिया गया है, लेकिन तब भी आपको एक बार रिकैप करा दिया गया फिर से कि व्हाट इज पॉलीगन, व्हाट इज सिंपल कर्व, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स के बारे में आपने पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल जाना, उनकी प्रॉपर्टीज जानी, और क्वेश्चंस को भी आपने सॉल्व किया अच्छे से। सो भैया एक बार इस वीडियो को फिर से देख लेना, अगर कहीं भी आपको ना समझ में आया हो, कोई डाउट हो, कोई आपको क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था 2 रेशियो निकालने का, उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहीं पे नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मिलते हैं, ठीक है, नए चैप्टर्स के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारे क्यूटी क्यूटी आपके जो गिलहरियां हैं, ठीक है, ये आपसे क्या बोलने जा रही हैं, थैंक यू। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू।